ELB टॉपिक का फर्स्ट लैब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हाउ टू क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, देखो लोड बैलेंसर बनाने से पहले एक चीज आपको याद रखना है, जब भी हम नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाते हैं या कोई सा भी लोड बैलेंसर आप बनाओ, इट्स नॉट अबाउट द नेटवर्क लोड बैलेंसर, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, लोड बैलेंसर बनाने के लिए यू शुड हैव मिनिमम 2 पब्लिक सबनेट्स। पहला पॉइंट क्या है आपका, लोड बैलेंसर आप जब भी बनाओगे तो आपके पास कोई सा भी लोड बैलेंसर हो दोस्तों, चाहे आपका नेटवर्क हो चाहे एप्लीकेशन हो, नेटवर्क NLB हो गया, एप्लीकेशन मतलब ALB, ठीक है, या आपका हो गेटवे लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर बनाने के लिए आपके पास 2 पब्लिक सबनेट, और वो भी आपके होने चाहिए इन डिफरेंट AZ, जस्ट टू एंश्योर द हाई अवेलेबिलिटी। सेम अवेलेबिलिटी जोन में हम जब सर्वर को स्पिन करते हैं ना, तो AWS आपसे क्या बोलता है, देर इज नो गारंटी टू प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी फ्रॉम द डेटा सेंटर लेवल। क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ जी। और पब्लिक सबनेट का मतलब क्या है, कोई बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सबनेट इन AWS? भाई आंसर करो ना, ये चुप क्यों हो? आशीष, पता है कि नहीं है, एटलीस्ट बोलो तो सही यार। सर एक्सेसिबल वाया इंटरनेट या इंटरनेट गेटवे के थ्रू। पब्लिक सबनेट मैंने आपको बताया था, AWS में 2 टाइप के सबनेट होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक सबनेट उसको बोला जाता है जहां पे जिस सबनेट की राउटिंग टेबल में IGW का राउट एडेड हो, जहां से आप इंटरनेट से ट्रैफिक रिसीव कर सकते हैं और आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। BPC का जब क्लास हमने किया था बताया था ना ये चीज मैंने। यस राइट। ठीक है, तो इसको हम पब्लिक सबनेट बोलते हैं। दूसरा चीज, ठीक है, लोड बैलेंसर, या फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं ELB ऑलवेज प्लेस इनसाइड पब्लिक सबनेट। मतलब जो सबनेट आपने या जिस सबनेट के राउटिंग टेबल में IGW का राउट ऐड होगा, वहां पे हम हमेशा लोड बैलेंसर को प्लेस करके चलते हैं। आपको ना कंसोल पे जनरली ऐसा लगता है कि मेरा एक लोड बैलेंसर चल रहा है, लेकिन लॉजिकली जो आपका वो लोड बैलेंसर होता है ना, अक्रॉस द सबनेट्स आपका डिवाइड होता है लॉजिकली। तो लोड बैलेंसर जो हमेशा प्लेस किया जाता है ना, वो पब्लिक सबनेट में प्लेस किया जाता है। तीसरा पॉइंट, यू शुड हैव एट लीस्ट 2 प्राइवेट सबनेट्स in different AZ, because वेब सर्वर्स या फिर एप्लीकेशन सर्वर्स ऑलवेज प्लेस इनसाइड प्राइवेट सबनेट। जब हम लोड बैलेंसर अपने एप्लीकेशन या वेब सर्वर के फ्रंट पे लेके चलते हैं ना, तो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक द पब्लिक IP। अभी तक मैंने क्या बताया था आपको, AWS में किसी भी सर्वर पे आप वेबसाइट रन करते हैं तो पब्लिक IP इज मस्ट। बिना पब्लिक IP के हम वेबसाइट या एप्लीकेशन अपना इंटरनेट से ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस चीज को अभी मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, यानी कि आपका ये अगर देखो BPC आपका है और BPC में आपके 2 सर्वर आपने रखे हुए हैं, और ये दोनों ही सर्वर आपके
दो प्राइवेट सबनेट का पार्ट है और ये दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। अगर मैं मुंबई का एग्जांपल आपको दूं, एक सर्वर आपका एपी साउथ 1A में है, एक सर्वर आपका एपी साउथ 1B में है। ठीक है, तो प्राइवेट सबनेट सबसे पहले मस्ट है। हमेशा आपका एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर, जस्ट टू एंश्योर द सिक्योरिटी, जहां से इंटरनेट का ट्रैफिक ना आ पाए, वहां पे हमेशा प्राइवेट सबनेट में आपके वेब सर्वर्स को हम प्लेस करके चलते हैं। डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में क्यों ले रहा हूं, सेम भी आप ले सकते हैं, बट एजेड में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर एक एजेड में आपने सारे सर्वर्स को प्लेस कर दिया, तो एट एनी पॉइंट एडब्ल्यूएस साइड का कोई इशू हुआ तो आपका वेबसाइट, हर एक सर्वर आपका इंपैक्ट होगा। दैट्स वाई, जस्ट टू एंश्योर कि दूसरे एजेड से आपका वेबसाइट एटलीस्ट रेस्पॉन्सिव हो। ठीक है, और लोड बैलेंसर जो हमारा प्लेस किया जाता है, अगर ये आपका लोड बैलेंसर है, ये हमेशा पब्लिक सबनेट में प्लेस किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर, अगर मैंने अपने वेब सर्वर पे या एप्लीकेशन सर्वर पे पब्लिक आईपी नहीं लिया, तो ईएलबी जो है ना हमारा यहाँ पे दो काम कर रहा है। आपके ट्रैफिक को इंटरनेट से रिसीव करके, जब ट्रैफिक आपका लोकल सबनेट में आता है ना, तो जब लोड बैलेंसर भी सबनेट में प्लेस आपने कर रखा है, तो लोड बैलेंसर के पास दो आईपी है इंटरनली। एक आपका पब्लिक आईपी है जो कि मैप हो रखा है टुवर्ड्स इंटरनेट, और एक आईपी आपका इंटरनली प्राइवेट मिल रहा है जो कि मैप हो रखा है आपके लोकल सबनेट में। तो जो प्राइवेट आईपी का जो कम्युनिकेशन है ना, लोड बैलेंसर जनरली ट्रैफिक को वेब सर्वर्स पे भेजने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए यूज करता है, और इंटरनेट वाले पॉइंट को इंटरनेट से ट्रैफिक रिसीव करने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो पब्लिक सबनेट में ट्रैफिक को रिसीव करके प्राइवेट सबनेट में यानी कि बैकएंड सर्वर्स पे फॉरवर्ड करना, ये काम लोड बैलेंसर का है। तो लोड बैलेंसर हमेशा प्लेस पब्लिक सबनेट में होगा और वेब सर्वर्स आपके प्राइवेट सबनेट में। प्रैक्टिकल के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ये आपके प्रैक्टिस रिकमेंडेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज केसेस की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं कि नेटवर्क लोड बैलेंसर कहाँ पे आप यूज करोगे और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आप कहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, देखो, नेटवर्क लोड बैलेंसर हमेशा यूज किया जाता है जब आपके एप्लीकेशन का या वेबसाइट का जो कंटेंट आपने रखा हुआ है वो क्या है, सेम है। एक वेबसाइट के कंटेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं ना, तो वेबसाइट पे n नंबर ऑफ टाइप का कंटेंट होता है, या एप्लीकेशन का जो कंटेंट है ना वो n नंबर ऑफ टाइप का हो सकता है। आपके इमेज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं, म्यूजिक की MP3 फाइल हो सकती है। तो हमें जब लगता है ना कि मेरे वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ यूजर्स एक बार में लैंड करते हैं, और मेरा काम क्या है, जैसे कि Amazon का, आपका ई कॉमर्स का ही मैं आपसे बात कर लेता हूँ। Amazon का जो ई कॉमर्स का जो बिजनेस है ना, उसमें उनका काम क्या है, ओनली इमेज उनको अपलोड करने होते हैं। भाई यही काम तो है ना। वो क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के इमेज रखते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो बंदा amazon.com पे आए उसको किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें दिखानी है, तो ये कंटेंट क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जिन पे इमेज भी है, वीडियोस भी हैं, गेम्स भी है, सॉन्ग्स भी हैं, और n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो वहां पे हम कभी भी नेटवर्क लोड बैलेंसर लेके नहीं चलते हैं। यानी कि लोड बैलेंसर यूज केसेस के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है होस्ट बेस लोड बैलेंसर, या फिर लोड बैलेंसिंग इसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा पाथ बेस। होस्ट बेस्ड जो हमारा लोड बैलेंसिंग होता है ना, ये क्या होता है, 1 to 1 होता है। मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर ये कहता है कि बैकएंड में जितने भी सर्वर आपने एप्लीकेशन के लिए लिए हैं ना, दे कैन बी द पार्ट ऑफ सिंगल टारगेट ग्रुप। नेटवर्क लोड बैलेंसर कभी ये नहीं कहता कि अगर आपने बैकएंड में 4 टारगेट ग्रुप अगर आपने ले रखे हैं। देखो, कभी कभी हमें माइक्रो सर्विसेज में जब हम काम करते हैं ना, या फिर कंटेनर टेक्नोलॉजी में जब हम काम करते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि दो सर्वर्स पे जो एप्लीकेशन चल रहा है ना वो 8080 पे चलता है, और दो सर्वर पे जो एप्लीकेशन चल रहा है वो 8081 पे चलता है, और दो सर्वर्स पे जो एप्लीकेशन चल रहा है वो 8082 पे चलता है। अब मैं चाहता क्या हूं कि मेरे 8080 के लिए जब रिक्वेस्ट आए, तो
टारगेट ग्रुप 1 है वहां पे ट्रैफिक जाना चाहिए, और 8081 पे जब रिक्वेस्ट मेरे को रिसीव करना है तो ट्रैफिक मेरा दूसरे टारगेट ग्रुप में जाना चाहिए। सेम फॉर दिस पोर्ट नंबर। भाई सब लोग एग्री करते हैं ना, कंटेनर्स में हम क्या करते हैं जब काम करते हैं माइक्रो सर्विसेज में, हमारा क्या होता है, एन नंबर ऑफ टाइप की एप्लीकेशन है और एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे हमारा एप्लीकेशन रन होते हैं। ऐसा ही तो करते हैं ना हम लोग। हाँ जी, गिव मी द रेस्पॉन्स। जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे एप्लीकेशन का बिहेवियर है कि उसका ट्रैफिक मल्टीपल पोर्ट नंबर्स पे आता है, बट टारगेट ग्रुप क्या कहता है कि एक टारगेट ग्रुप में पोर्ट नंबर आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आपने दो सर्वर एक टारगेट ग्रुप में रखे हैं तो लोड बैलेंसर ये समझता है कि दोनों सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब दोनों सर्वर पे एप्लीकेशन 8080 पे चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपना मैनेजमेंट किया। हमने बोला वी विल टेक द मल्टीपल टारगेट ग्रुप, और मेरा जो एप्लीकेशन 1 होगा वो टारगेट ग्रुप 1 का पार्ट होगा, एप्लीकेशन 2 होगा वो टारगेट ग्रुप 2 का पार्ट होगा, और एप्लीकेशन 3 जो है ना वो टारगेट ग्रुप 3 का पार्ट होगा। और हर एक टारगेट ग्रुप में दो दो सर्वर आपने लगा दिए। तो यहाँ पे बात होती है कि क्या तीन डिफरेंट टारगेट ग्रुप अगर मैं लेके चलता हूं, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास तीन टारगेट ग्रुप हैं और तीनों टारगेट ग्रुप में दो दो सर्वर मेरे एडेड है, दो सर्वर मेरे यहाँ पे हैं और दो सर्वर मेरे यहाँ पे हैं। ठीक है, बस ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गया ना, तो लोड बैलेंसर समझने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक टारगेट ग्रुप मेरा ये है, एक टारगेट ग्रुप मेरा ये है, एक टारगेट ग्रुप मेरा ये है। अब हम चाहते क्या हैं, सिंगल लोड बैलेंसर से ये टारगेट ग्रुप में ट्रैफिक जाना चाहिए 8080 वाला, यहाँ पे 801, यहाँ पे आपका 802, ये ट्रैफिक मेरा जाना चाहिए। क्या नेटवर्क लोड बैलेंसर ये काम कर सकता है कि मल्टीपल टाइप्स का या मल्टीपल टाइप्स का बैकएंड में कंटेंट रखा हुआ है और ट्रैफिक मेरा कंटेंट के अकॉर्डिंग या पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ सिंगल लोड बैलेंसर? पॉइंट समझ में आ रहा है ना दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जी हाँ जी। ये काम आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं कर सकता। और नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है ना, हमेशा कौन से बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है? हाँ जी, कौन से बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है? होस्ट बेस। होस्ट बेस का मतलब होता है वन, एक सिंगल टारगेट ग्रुप में ही ट्रैफिक को आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। मतलब ये दोनों सर्वर जो आपके चल रहे हैं ना, इन दोनों सर्वर्स पे जो ट्रैफिक या कंटेंट जो आपने रखा है ना वो सेम टाइप का है। अगर आपको लगता है कि यार इस वाले सर्वर पे मैंने इमेजेस अपलोड कर दी और इस पे वीडियोस, तो मैं चाहता क्या हूं कि जब कोई रिक्वेस्ट मेरे वेबसाइट पे इमेज के लिए आए ना, तो लोड बैलेंसर क्या कर सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी वाले सर्वर पे ट्रैफिक को भेजे, हो सकता है ट्रैफिक को यहाँ पे भी भेज दे। अब मेरे को आप बताओ, अगर जो बंदा इमेज सर्च कर रहा है और ट्रैफिक उसका वीडियोज वाले सर्वर पे आ गया, तो क्या उसको पेज रेस्पॉन्स करेगा? नो। नहीं करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है नेटवर्क लोड बैलेंसर हमेशा होस्ट बेस्ड लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है, और होस्ट बेस्ड का मतलब होता है सिंगल टारगेट ग्रुप। अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स हैं, तो अगर आपने तीन टारगेट ग्रुप में ट्रैफिक भेजना है ना, तो तीन नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको लगाने पड़ेंगे सिंगल एप्लीकेशन के लिए। बट यहाँ पे तो हमने अपना कॉस्ट को और एक्सटेंड कर दिया ना। ऐसे चीजों के लिए AWS जो आपको सॉल्यूशन देता है ना, आप अगर ऐसा चाहते हैं कि सिंगल लोड बैलेंसर से मल्टीपल टारगेट ग्रुप में मेरे एप्लीकेशन का ट्रैफिक चला जाए, तो AWS बोलता है कि उस केस में आप कौन सा लोड बैलेंसर यूज करें फिर। मतलब ये हो गया पाथ बेस। पाथ का मतलब हो गया वी हैव द मल्टीपल पाथ फ्रॉम बैकएंड, या फिर इसको कंटेंट बेस भी हम बोलते हैं, कंटेंट बेस्ड राउटिंग भी इसको हम बोलते हैं। आप ऑनलाइन जब सर्च करोगे ना तो ये पॉइंट्स आपको लिखे मिलेंगे। तो कंटेंट बेस के लिए हमेशा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज होता है, या फिर आप समझ लें मल्टीपल टारगेट ग्रुप में ट्रैफिक भेजना है तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, सिंगल टारगेट ग्रुप में ट्रैफिक आप ले जाना चाहते हैं तो यू हैव द नेटवर्क लोड बैलेंसर। मल्टीपल पोर्ट नंबर्स के लिए ट्रैफिक आपको डिफाइन करना है तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेना पड़ेगा, सिंगल पोर्ट के लिए आपको ट्रैफिक लेना है तो नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, क्लियर है सबको?
हाँ जी, यस सर। करना क्या है आपको, लोड बैलेंसर देखो बनाने के स्टेप्स आपके क्या होते हैं, सिंपल है आपका। लोड बैलेंसर बनाने के लिए सबसे पहले आपके वेब सर्वर्स रेडी होने चाहिए, वेब सर्वर्स या फिर एप्लीकेशन सर्वर्स आपके रेडी हों। आपकी एप्लीकेशन हर एक सर्वर्स में लोकल में ओपन होना चाहिए। ये चीज सबको क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन भाई लोकल में सर्वर से ओपन नहीं होगा तो लोड बैलेंसर क्या उसको ओपन करा पाएगा? लोड बैलेंसर आपके एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा है, वो हर एक सर्वर पे आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन करने के दो तरीके हैं, या तो कस्टम AMI बना लो, मतलब एक सर्वर रेडी कर लो, उसमें एप्लीकेशन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके उसका एक रेप्लिका AMI क्रिएट कर लो और उस AMI से नए सर्वर्स आप लॉन्च कर दो। क्लियर है ये पॉइंट सबको क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ जी। Yes. स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, वंस यू हैव द वेब सर्वर्स और एप्लीकेशन सर्वर रेडी टू यूज, नाउ यू कैन क्रिएट द लोड बैलेंसर। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको वेबसाइट पोर्ट 80 पे चलाना है या 443 पे आपको चलाना है। पोर्ट 80 पे वेबसाइट आप रन करना चाहते हैं तो यू विल बी रिक्वायर्ड, हाँ जी, अगर पोर्ट 80 पे वेबसाइट आपको रन करना है यू विल बी रिक्वायर्ड CA 80 port सर्टिफिकेट। should be open. CA सर्टिफिकेट, 443 पे चाहिएगा ना वो तो। हाँ 443 पे अगर आपको रन करना है सिक्योर, हम्म, तो CA सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो वो दैट शुड बी वेल इन प्लेस, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, लोड बैलेंसर आपका जैसे ही बनेगा यू विल गेट द ए रिकॉर्ड, जिसमें कि ए रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे होता है FQDN, मतलब एक URL काइंड ऑफ आप अपने वेबसाइट का बोल सकते हैं। AWS अपना उनका जो खुद का पब्लिक डोमेन है, जिसका नाम क्या है पब्लिक डोमेन का, हाँ जी, AWS का पब्लिक डोमेन क्या है? पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग का, पहले ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। Amazon AWS.com, फर्स्ट क्लास में ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो सर्वर हम लोग रेडी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास जो डिफॉल्ट BPC है मैं प्रैक्टिकल उसी से करूंगा, बस प्रैक्टिस रिकमेंडेशन ऐसा है, मतलब एक सर्वर अगर मैं AP South 1A में लेके चलूं तो ये जो सर्वर मैं बनाने जा रहा हूँ ना, ये सर्वर मेरा जो ये सबनेट है ये प्राइवेट होना चाहिए, दैट्स द रिक्वायरमेंट, ठीक है। और भले ही आप पब्लिक IP अपने सर्वर पे ना लेके चलो, once you have the load balancer there is no requirement to take the public IP on individual server, ठीक है। नेक्स्ट, नेम सर्वर 01, नेक्स्ट, सेम ऑर्डर में मैं एक सर्वर और बना लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दो सर्वर हमने बनाए हैं, तीन भी आप बना सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, 2 इज मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन किसी भी सर्वर पे ना मैंने किसी भी सर्वर पे मैंने पब्लिक IP नहीं लिया है, सर्वर 01 मैंने जो किया है बिना पब्लिक IP के, सर्वर 02 मैंने बिना पब्लिक IP के। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर मैंने पब्लिक IP नहीं लिया है तो हाउ आई विल एक्सेस टू माय सर्वर, हाउ आई विल लॉग इन टू माय सर्वर। तो आप में से बताएं कि बिना पब्लिक IP के मैं सर्वर अब लॉग इन कैसे करूंगा। तो एक ऑप्शन मेरे पास है, क्योंकि इन सर एक सर्वर्स में इलास्टिक आईपी लेके असाइन राइट करके फिर बाद में राइट असाइन कर। ठीक है,
क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट हैव द पब्लिक आईपी, तो वी हैव द ऑप्शन कि हम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, दोनों सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए वी कैन जस्ट क्रिएट वन इलास्टिक आईपी और दोनों से अटैच कर दो, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, इलास्टिक आईपी के ऑप्शन पे मैं गया, एलोकेट। ठीक है, तो एक इलास्टिक आईपी हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, उसी को हम अटैच और डिटैच कर लेंगे दोनों सर्वर से। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, एसोसिएट इलास्टिक आईपी सर्वर 1 के साथ मैंने कर दिया, और सिंपल, यानी कि नाउ सर्वर 1 इज एक्सेसिबल बाय यूजिंग दिस इलास्टिक आईपी। ठीक है, पब्लिक आईपी जो है इसका सेम है जो इलास्टिक आईपी है। EC2 हाइफन यूजर। तो सिंपल आपको करना क्या है, दो तरीके थे इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के, या तो आप एक AMI बना लेते तो उससे भी हो जाता। ठीक है, दिस इज योर सर्वर 1। अगर AMI आपके पास नहीं है तो आप स्टार्टिंग से इलास्टिक आईपी अटैच कर दो। मैंने पब्लिक आईपी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये चीज मेरे को दिखाना था आपको कि अगर आपके पास फ्रंट में लोड बैलेंसर है तो देर इज नो नीड टू टेक द पब्लिक आईपी ऑन एवरी सर्वर। we generally do not expose my servers in public. So web servers are highly secure. We have the load balancer in front. Then in that case, we will not take the public IP. ठीक है? What I am doing, yum install httpd-y. अब हमें ट्राई ये करना है कि जो वेबसाइट का जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं ना, सिस्टम CTL स्टार्ट httpd सिस्टम CTL enable इको, मैंने कंटेंट जो रखा वेबसाइट का, दिस इज टू टेस्ट NLB। नेटवर्क लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं, और मैंने अपने वेबसाइट का जो मेन पेज है इंडेक्स डॉट, सबसे पहले आप वेबसाइट को लोकल से ओपन करके देख लें तो एप्लीकेशन आपका लोकल में ठीक चल रहा है, एक सर्वर आपका रेडी हो गया। नाउ दिस सर्वर कैन बी एडेड टू लोड बैलेंसर। सेम ऑर्डर में मैंने क्या किया, जो सर्वर 02 है, यानी कि पहले जो इलास्टिक आईपी हमने बनाया था, या आप ऐसा कर लें एक नया इलास्टिक आईपी बना लें, या सेम को डी एसोसिएट करके अब सर्वर 02 से सेम इलास्टिक आईपी को आप अटैच कर दो, एसोसिएट विद सर्वर 02। ठीक है, क्या करना है आपको, इंस्टेंसेस में आप जाओ और सर्वर 02 को आप सेम आईपी से क्या कर सकते हैं, अभी लॉग इन। sudo -i yum install httpd-y। system CTL start httpd system CTL enable httpd echo। तो कंटेंट मैंने सेम रखा, दिस इज टू टेस्ट NLB। ठीक है, where www html index.html। ठीक है, कर्ल करके एक बार टेस्ट कर लो कि वेबसाइट आपका लोकल से चल रहा है कि नहीं। अब आप चाहे तो जो इलास्टिक आईपी आपका सर्वर 02 से अटैच आपने कर रखा है, यू कैन डिटैच दिस, डीएसोसिएट मैंने कर दिया। नाउ दोनों सर्वर पे मेरा कोई भी इलास्टिक आईपी नहीं है, कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है। अभी मैं टेस्टिंग इंटरनेट से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पब्लिक आईपी नहीं है, तो मैं पब्लिक प्राइवेट से अपने वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, बट स्टिल वी वांट कि ये वेबसाइट मेरा वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेसिबल होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, EC2 में ही नीचे आप आओगे तो लोड बैलेंसिंग वाले सेक्शन में आपको आना है, लोड बैलेंसर्स। ठीक है, क्या करना है आपको, क्रिएट लोड बैलेंसर। तो 4 आपके डिफरेंट टाइप के लोड बैलेंसर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनमें से जो क्लासिक लोड बैलेंसर है, ये जो डिग्रेड आपका हो रखा है, हाईलाइटेड नहीं है, इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते अब। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क है, और एक आपका गेटवे है। ठीक है, ये लेयर 7 लेयर 4 और ये आपका
आईपी बेस है, ठीक है। वी आर क्रिएटिंग द नेटवर्क लोड बैलेंसर। बनाने के स्टेप सेम है, लोड बैलेंसर जो भी आप बनाओगे ऑल दी स्टेप्स आर सेम। लोड बैलेंसर का एक नाम आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सिंपल नेम यहाँ पे दिया माई एनएलबी, ठीक है। लोड बैलेंसर दो टाइप का हो सकता है, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक्सटर्नल और इंटरनल। जब भी आपको लगता है कि मेरे को विद इन द बीपीसी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कराना है, बैलेंस कराना है, तो उसका जो स्कीमा हम डिफाइन करते हैं वो इंटरनल लेके चलते हैं। आपको लगता है कि मेरे को इंटरनेट से आने वाले ट्रैफिक के लिए लोड बैलेंसर चाहिए, तो आप लोड बैलेंसर का जो स्कीमा डिफाइन करोगे दैट विल बी इंटरनेट फेसिंग, ठीक है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ आईपी एड्रेस दैट योर सबनेट यूज। अगर आपने अपने सबनेट में सर्वर्स को अगर IP6 अगर दे रखा है आपने, IPv4 भी है IPv6 भी है, डुअल स्टैक इसको हम बोलते हैं। अगर आपने सबनेट में जो सर्वर बनाए उनका एड्रेस टाइप जो है वो IPv4 है, तो आपको IPv4 लेके चलना है। तो हमने जो एड्रेस ले रखा है वो IPv4 ही है, तो आई एम चूजिंग IPv4, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि कौन से बीपीसी में आपके सर्वर्स चल रहे हैं, तो डिफॉल्ट बीपीसी हमने चूज किया है। दो बीपीसीज हैं, जो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से बीपीसी में लोड बैलेंसर को आप प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 3 अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे मुंबई रीजन में है। आप अपना अवेलेबिलिटी जोन चूज कर लो, कौन कौन से एजेड में आपके सर्वर्स चल रहे हैं। तो आप अगर अपने सर्वर्स का एजेड यहाँ पे जाके चेक करते हैं, सिंपल में ये बता रहा है आपके 2 सर्वर्स हैं और एक एपी साउथ 1A में है, एपी साउथ 1B में है। याद हमें ये रखना है कि यहाँ पे हमें ये बताना पड़ेगा कि मेरे सर्वर्स कौन से अवेलेबिलिटी जोन में चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मैंने क्या किया, जहां जहां पे मेरे वेब सर्वर्स हैं वो एजेड मैंने चूज कर लिए। लेकिन ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो चीज थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, और जिसको समझ में ना आए वो पूछ लेना। लोड बैलेंसर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर ये चीज आपका क्लियर नहीं है तो। मैंने आपसे बोला था अगर आपने एक बीपीसी बना रखा है X और इसके अंदर अगर आपने 4 सबनेट लिए, जिसमें से 2 सबनेट आपके क्या हैं, प्राइवेट हैं, और 2 सबनेट आपके क्या हैं, 2 सबनेट आपके क्या हैं, पब्लिक हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला एक आपका अवेलेबिलिटी जोन है एपी साउथ 1A और एक आपका अवेलेबिलिटी जोन है मुंबई में एपी साउथ 1B। हर एक एजेड में 1 प्राइवेट और 1 पब्लिक सबनेट आपने ले रखा है, यानी कि 2 सबनेट आपके ईच अवेलेबिलिटी जोन में हो गए, जिसमें से एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, गिव मी द रेस्पॉन्स Yes, प्लीज। sir. Yes. क्लियर है ना? अब देखो, जब मेरे हर एक एजेड में 2 सबनेट अगर होंगे, यानी कि आप इस ड्रॉप डाउन में जाओगे तो हाउ मेनी सबनेट्स विल बी अवेलेबल? और 2 होंगे एपी साउथ 1A में, ओनली 2 ओके सबनेट ही ठीक तो है होंगे ठीक ना। है, एक वाला फर्स्ट सबनेट, ठीक है हाँ, ठीक अभी कितने आ रहे हैं यहाँ पे? एक दिखा रहा है हमें, क्योंकि हमारा बीपीसी के अंदर एपी साउथ 1A में एक सबनेट है हमारा। तो मेरे को समझाना ये है कि जो यहाँ पे आप, जिसमें से 2 में से एक प्राइवेट है एक पब्लिक है, तो आप कौन सा चूज करोगे सबनेट यहाँ पे, प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट। यहाँ पे जो सबनेट हमें चूज करना है वो पब्लिक सबनेट चूज करना है। ये चीज समझने वाली है, क्योंकि ये सबनेट जो है। आप लोड ऑप्ट कर रहे बैलेंसर हैं के ना, लिए हो गया इसलिए। दिस इज फॉर लोड बैलेंसर। हम्म। और ये जो ऑप्शन आपसे पूछा गया है ना, ये देखो आपसे बोला है सेलेक्ट द टाइप ऑफ एड्रेस दैट योर सबनेट यूज, दिस इज फॉर सर्वर्स और दिस इज फॉर लोड बैलेंसर्स। तो लोड बैलेंसर मैंने क्या बोला था, हमेशा पब्लिक सबनेट में प्लेस करना है, और बैकएंड के जो सर्वर्स आपके होंगे वेब सर्वर, वो कहाँ पे प्लेस होंगे हमारे, प्राइवेट में। लेकिन हमने अपने प्रैक्टिकल में क्या कर रखा है, वी हैव द कॉमन सबनेट, लोड बैलेंसर के लिए भी वही है और
सर्वर्स के लिए भी वही है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में काम करो तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सेम चीज आपको यहाँ पे चूज करना है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीचे आपसे बोल रहा है लिसनर, कौन से प्रोटोकॉल पे आप ट्रैफिक रिसीव करना चाहते हैं, कौन से पोर्ट नंबर पे। टीसीपी का मतलब हो गया पोर्ट 80, और इसमें ही अगर आपने सिक्योर वेबसाइट चाहिए 443 बेस, तो आपसे बोल रहा है उसका टाइप क्या हो जाएगा फिर, टीएलएस। तो अभी हम वेबसाइट किस पे रन करना चाहते हैं, पोर्ट 80 पे। अब लिसनर को एक टारगेट ग्रुप की जरूरत होती है, मतलब लिसनर क्या करता है, यहाँ पे देखो लिसनर एक्टिव है, लिसनर को चाहिए होता है कि यार बैकएंड में एटलीस्ट एक टारगेट ग्रुप हो जहां पे मैं ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर पाऊं। बिना टारगेट ग्रुप के लिसनर कैन नॉट फॉरवर्ड द ट्रैफिक, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं आपसे, आपको जो डिफॉल्ट एक्शन आ रहा है ना, या तो पहले से टारगेट ग्रुप आपका बना हो, अगर टारगेट ग्रुप आपका नहीं है तो हमने देखो कोई टारगेट ग्रुप तो बना नहीं रखा है, अगर आप यहाँ जाके चेक करोगे टारगेट ग्रुप ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो लोड बैलेंसर बनाने से पहले ही टारगेट ग्रुप आप बना लो और वेब सर्वर्स को आप अपने ऐड कर दो टारगेट ग्रुप में, या फिर ड्यूरिंग द लोड बैलेंसर, जब आप लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, क्रिएट टारगेट ग्रुप। क्या बोल रहा है आपसे, देखो आप मैनुअल भी बनाओगे ना तो फिर भी यही ऑप्शन आपसे पूछेगा जो अभी पूछ रहा है, सेम चीज आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। इस पे स्पेसिफाई द ग्रुप डिटेल्स, आपसे बोल रहा है कि टारगेट ग्रुप का जो बैकएंड है ना, मतलब टारगेट ग्रुप में सर्वर्स आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, लैम्डा आपका अलग होता है, अभी आप इन दोनों पे ध्यान दें, एडमिन लेवल से आपको इन दो चीजों की जरूरत है। इंस्टेंसेस का मतलब है टारगेट ग्रुप में जो सर्वर्स आप ऐड करोगे ना उनके इंस्टेंस आईडी के बेसिस पे आप कर सकते हैं, और आईपी एड्रेस का मतलब क्या है यहाँ पे कि टारगेट ग्रुप में जो सर्वर आप ऐड कर रहे हैं ना उनके प्राइवेट आईपी से भी आप ऐड कर सकते हैं। भाई दो तरीके हैं, जब हम एक सर्वर लॉन्च करते हैं तो हर एक सर्वर को AWS इंस्टेंस आईडी एलोकेट करता है। तो पहले ऑप्शन का मतलब ये है कि आप विद इन द बीपीसी जितने भी सर्वर आपने बनाए हैं उनके इंस्टेंस आईडी के बेसिस पे आप सर्वर ऐड कर सकते हो, और आपको लगता है यार इंस्टेंस आईडी के बेसिस पे मेरे को नहीं करना है, तो जब हम कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं ना तब हमें ये आईपी एड्रेस लेना पड़ता है, और जब हम बीपीसी मतलब डायरेक्ट सर्वर पे वेबसाइट होस्ट करते हैं तब हमें इंस्टेंसेस लेना होता है, ठीक है। टारगेट ग्रुप का नेम आपसे पूछ रहा है तो मैं आईपी एड्रेस नहीं ले रहा हूं, मैंने इंस्टेंसेस लिया है यहाँ पे टाइप, ठीक है। मींस मैं सर्वर्स को उनके नेम से ऐड करना चाहता हूँ, इंस्टेंस आईडी के बेसिस पे ऐड करना चाहता हूँ। टारगेट ग्रुप का नाम मैंने क्या दे दिया, कॉमन टारगेट ग्रुप, ठीक है। अब देखो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, कभी कभी देखो जरूरत हमें ऐसी होती है कि ये वाला पोर्ट हमारा हो गया 80, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में वेबसाइट जो सर्वर पे चल रहा है ना वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 8080 पे। इस चीज को ही हम पोर्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं, मतलब जब मैं वेबसाइट अपना ओपन करता हूं ना तो वेबसाइट में ऐसे ओपन करता हूं krnetworkcloud.org:8080। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि वेबसाइट मेरा पोर्ट 80 पे नहीं चल रहा है, वेबसाइट किस पे चल रहा है, 8080 पे। लेकिन इसके ना दो पोर्ट हो गए, एक तो फ्रंट एंड पोर्ट हो गया, एक बैक एंड पोर्ट हो गया। तो बैक एंड पोर्ट हमारा ये है, फ्रंट एंड पोर्ट हमारा क्या है, पोर्ट 80 है, ठीक है। आप चाहे तो फ्रंट एंड को भी चेंज कर सकते हैं, बैक एंड को भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली फ्रंट एंड हमारा 80 ही लोड बैलेंसर पे हम डिफाइन करके चलते हैं। जो मेरा वेबसाइट का एक्चुअल पोर्ट है वो क्या है, 80 है। जब आपको लगता है कि वेबसाइट मैंने बैकएंड में 8080 पे कॉन्फ़िगर कर रखा है तो आपको यहाँ पे एक्चुअल पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको लगता है कि वेबसाइट मेरा सर्वर्स पे एक्चुअल में 80 पोर्ट पे ही चल रहा है तो आपको क्या लेना है, पोर्ट फिर 80 लेना है, ठीक है। इसके बाद हेल्थ चेक का आपसे पूछ रहा है। अच्छा श्याम, ये 443 वो भी तो हो सकता है ना, 44 हाँ आप सिक्योर वेबसाइट चला रहे हैं सिक्योर तो वाली, 443 आप रख दो यहाँ पे फिर। और बैकएंड में भी हमें 443 रखना पड़ेगा। ये बैकएंड पोर्ट ही है, ये तो हमारा ELB का पोर्ट हो गया ना। ELB में तो फिर आप यहाँ डिफाइन कर दोगे ना, वो तो यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करोगे, यहाँ 443 लेके चलोगे आप, ओके ठीक है। अब इसके बाद हेल्थ चेक का आपसे बोल रहा है कि दो टाइप से करा सकते हो, या तो HTTP है या फिर TCP है।
इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। लोड बैलेंसर जब आपके वेब सर्वर्स का हेल्थ चेकअप करता है ना, तो दो चीजों को चेक करता है। इंटरनली होता क्या है, लोड बैलेंसर एक कर्ल कमांड चलाता है, और कर्ल कमांड में सिंपल क्या होता है, आपके सर्वर का आईपी और कॉलन स्लैश आपका जो index.html पेज है ना, इसको ये हिट करता है बस। क्लियर है सबको? हाँ जी। और एक दूसरा चेक क्या होता है, आप ऐसा मान के चलें कि बैकएंड से वो टेलनेट कर रहा है आपके पोर्ट 80 को, मतलब जो वेबसाइट का पोर्ट है आपका 80 है या 8080, इसको टेलनेट कर रहा है। अगर टेलनेट का रेस्पॉन्स मिल रहा है तो सर्वर आपका हेल्दी है। सेम आपका index.html पेज अगर रेस्पॉन्स कर रहा है तो सर्वर आपका क्या है, हेल्दी है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा बात करता हूं कि अगर आपने देखो हेल्थ चेक टीसीपी बेस अगर आपने लिया तो इसका मतलब क्या है। लोड बैलेंसर ये कहता है कि अगर आपने टीसीपी बेस हेल्थ चेकअप अगर आपने लिया, तो टीसीपी बेस में लोड बैलेंसर ओनली आपके पोर्ट का स्टेटस चेक करता है। index.html रीचेबल है या नहीं, इससे लोड बैलेंसर को कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं कि आपके ओएस के अंदर किसी ने कमांड चलाया httpd, और इसके बाद आप नेटस्टेट कमांड चला के पोर्ट 80 को ग्रैब करते हैं, तो पोर्ट लिसन होगा कि नहीं? हाँ जी, पोर्ट लिसन होगा ना। यस सर, होगा सर। और सपोज करो कोई बंदा आपके सर्वर पे लॉग इन किया और उसने क्या किया, वे www.html index.html इस पेज को रिमूव कर दिया, तो क्या आपका वेबसाइट ओपन होगा? नहीं नहीं होगा, होगा। फ्रंट पेज ही डिलीट नहीं होगा। होगा ना। अब देखो टीसीपी बेस में एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको लगता है कि मेरे को ओनली सर्वर के अंदर पोर्ट का स्टेटस चेक कराना है और पोर्ट स्टेटस के बेसिस पे सर्वर को हेल्दी और अनहेल्दी डिक्लेयर कराना है, तो हेल्थ चेक का टाइप आपको क्या लेके चलना है, टीसीपी। लेकिन इस केस में एक रिस्क क्या है आपके सामने, अगर वेबसाइट का होम पेज अगर ओपन नहीं हुआ ना, तो सर्वर तो आपका अनहेल्दी होगा एक्चुअल में, लेकिन लोड बैलेंसर उसको क्या डिक्लेयर करके चलेगा, हेल्दी नोड। क्लियर है सबको? हाँ जी। यस सर। यस सर। अब सपोज करो मैंने बोला कि यार आप ऐसा करो, इसको टीसीपी बेस ना करके इसको एचटीटीपी बेस कर लो, और यहाँ पे ना आप अपने पेज को बता दो एक्चुअल में पेज आपका क्या है, जिससे कि वेबसाइट आपका मेन वेबसाइट का होम पेज ओपन होता है। तो वो सबका डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है, index.html है। अब index.html में पता है फायदा क्या है, दो फायदे हैं। आपने बोला कि सर अगर कोई बंदा ये कमांड भी चला देगा ना, systemctl stop httpd, और इस वाले सर्वर पे अगर मैं एक कर्ल करता हूं ना अपने आईपी को, तो मेरा वेबसाइट ओपन होगा कि नहीं, बताओ कोई? हाँ जी। नहीं कर्ल मैं होगा जब अगर ये सर्विस करता नहीं, हूँ नहीं होगा इंडेक्स सर। डॉट, नहीं होगा। और कोई बंदा अगर मेरे इंडेक्स को रिमूव भी करके चला जाता है, मतलब दोनों ही केसेस में कोई मेरे डेमन को स्टॉप कर देगा तब भी मेरा पेज ओपन नहीं होगा, और कोई रिमूव कर देगा ना तब भी मेरा पेज क्या नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। तो विच वन इज बेस्ट, टीसीपी इज बेस्ट आपका बेस्ट है, या फिर एचटीटीपी बेस? हाँ जी। हाँ सर, एचटीटीपी है क्योंकि इसमें बोथ HTTP ऑप्शन, हुआ। ठीक है। भी है। ये वाला हम पता है कब लेके चलते हैं, क्योंकि कई सारे एप्लीकेशन हमारे ऐसे होते हैं जिनमें index.html होता ही नहीं है, उसमें आपकी मजबूरी है कि पोर्ट बेस ही आपको कराना है। समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं है ना कि हर एक एप्लीकेशन में index.html हो ही। तो हम क्या करते हैं उस केस में, फिर हम टीसीपी बेस ही लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों। और अभी आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मैं अपाचे बेस मेरा कोई वेबसाइट चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, तो कीप इट एचटीटीपी। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि लोड बैलेंसर को ना तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है आपका लिसनर, पूरा जो एक्टिव लोड बैलेंसर होता है ना, तीन चीजों की जरूरत है। दूसरा होता है टारगेट ग्रुप, और तीसरा चीज होता है हमारा जिसको बोलते हैं हेल्थ चेक सेटिंग्स। हेल्थ चेक सेटिंग्स में बस हम ये बताते हैं कि हाउ फ्रिक्वेंटली यू वांट टू चेक द हेल्थ स्टेटस ऑफ योर सर्वर्स।
आपसे बोल रहा है ट्रैफिक पोर्ट का मतलब क्या है, मतलब टारगेट ग्रुप में रखे सर्वर्स का हेल्थ चेकअप कौन से पोर्ट पे आप कराना चाहते हैं। अगर देखो आपको लगता है कि वेबसाइट मेरा कस्टम पोर्ट पे चल रहा है, एक्चुअल मेरा जो सर्विस पोर्ट है पोर्ट 80 उस पे नहीं चल रहा है, 8080 पे अगर वेबसाइट आपका चल रहा है, तो समझ जाना कि आपको यहाँ पे ट्रैफिक पोर्ट नहीं लेना है। फिर आपको क्या लेना है, यहाँ पे इसको ओवरराइड करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे आप, जो पोर्ट आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। क्लियर है सबको दोस्तों? हाँ जी। यस सर। और आपको लगता है कि वेबसाइट मेरा एक्चुअल में पोर्ट 80 पे ही चल रहा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा फिर ऑप्शन, ट्रैफिक पोर्ट हेल्थ चेकअप के लिए। ठीक है। अब ना हेल्थ चेकअप में देखो तीन चीजें आपकी होती हैं। एक तो होता है इंटरवल, कितनी देर के बाद सिंक पैकेट जाना चाहिए या हेल्थ चेकअप होना चाहिए, और एक होता है हमारा थ्रेशोल्ड, हेल्दी होता है और एक अनहेल्दी होता है। मतलब जो वैल्यू आपने हेल्दी का लिया है वही वैल्यू आपका क्या होता है, अनहेल्दी का। मिनिमम वैल्यू आपको 2 लेना पड़ता है और मैक्सिमम हम क्या लेते हैं, 10। एक इंटरवल आपका 10 सेकंड का है मॉनिटरिंग और एक है आपका 30 सेकंड का। 10 सेकंड का चार्जेबल है, ये डिटेल्ड में आ जाता है, और 30 सेकंड क्या है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको लगता है कि एवरी 10 सेकंड में एक मैट्रिक हर एक सर्वर पे जाए और उसका हेल्थ चेकअप करे, तो आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि टारगेट ग्रुप में लोड बैलेंसर आपके सर्वर्स को कैसे हेल्दी और अनहेल्दी डिक्लेयर करता है। होता क्या है एक्चुअल में, लोड बैलेंसर क्या करता है, हर एक 10 सेकंड में, अगर आपने इंटरवल यहाँ पे 10 सेकंड लिया ना, तो फर्स्ट टाइम जब किसी भी सर्वर को टारगेट ग्रुप में हम ऐड करते हैं ना, तो उसका जो स्टेटस इनिशियली होता है ना, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा इनिशियल। इनिशियल स्टेट का मतलब ये है कि टारगेट ग्रुप में अभी सर्वर को बस ऐड किया गया है। क्लियर है सबको? पहली स्टेट हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होती, पहली स्टेट क्या होती है, इनिशियल स्टेट होती है। और इनिशियल में दो चीजें होती हैं, पहले आपका पर्टिकुलर जो सर्वर है ना वो रजिस्टर किया जाता है टारगेट ग्रुप में या फिर ऐड किया जाता है, और दूसरा जो ऑपरेशन होता है ना वो क्या होता है आपका, इनिशियल हेल्थ चेक का होता है। मतलब लोड बैलेंसर क्या करता है, आपके एक मैट्रिक को बोलता है कि आप हर एक सर्वर पे जाओ और यहाँ पे बस आपको ये पता करना है कि वेदर योर वेबसाइट, जो वेबसाइट आपने इस सर्वर के अंदर चला रखा है, दैट इज रेस्पॉन्सिंग और नॉट। अगर वो रेस्पॉन्स कर रहा है तो मेरे को आके आपको बता देना है कि सर्वर इज ओके। अब यहाँ पे टू वैल्यू का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव हेल्थ चेक्स सक्सेसेस रिक्वायर्ड बिफोर कंसीडरिंग एन हेल्दी टारगेट और अनहेल्दी और हेल्दी टारगेट। इसका देखो मतलब सीधा सा ये हो गया कि लोड बैलेंसर जब फर्स्ट टाइम किसी मैट्रिक को सर्वर पे भेजता है ना और इस सर्वर ने ओके रेस्पॉन्स किया, तो लोड बैलेंसर फर्स्ट टाइम में सर्वर को हेल्दी डिक्लेयर नहीं करता है। लोड बैलेंसर एंश्योर करता है कि अगले इंटरवल पे अगर सर्वर मेरे को हेल्दी मिला फिर से, यानी कि फिर से वेबसाइट ने रेस्पॉन्स किया, सर्वर ने रेस्पॉन्स किया, तो सर्वर मेरा दोस्तों क्या डिक्लेयर हो जाएगा, हाँ जी क्या डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब जी। दो, एक तरीके से ये मान लो कि दो सिंक पैकेट भेजे जाते हैं 10-10 सेकंड के इंटरवल पे, दोनों बार अगर ओके रेस्पॉन्स मिलता है तब मेरा सर्वर क्या डिक्लेयर होता है, हेल्दी डिक्लेयर होता है। और अनहेल्दी कब डिक्लेयर होता है, जैसे कि सपोज करो लोड बैलेंसर ने इस सर्वर को ट्रैफिक एक सिंक पैकेट भेजा और इसने सिंपल में बोल दिया कि मैं नोट ओके हूं, मतलब रेस्पॉन्स जो इसने दिया नॉट ओके, तो एक्चुअल में मैट्रिक्स पता है करता क्या है, ओके के केस में जब ये ओके रेस्पॉन्स करता है ना तो तुरंत लोड बैलेंसर को बता देता है कि सर्वर आपका ओके है। लेकिन जब ये नॉट ओके करता है ना, मतलब जब वेबसाइट आपका नहीं चल रहा है, पोर्ट लिसन नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में यहाँ पे जो लोड बैलेंसर का जो मैट्रिक है ना वो 6 सेकंड और वेट करता है।
और इस 6 सेकंड के टाइम को ही हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, टाइम आउट पीरियड। देखो क्या बोल रहा है आपसे, लेकिन टाइम आउट जो पिक्चर में आता है ना वो नॉट ओके के केस में ही आता है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो सिंपल आपसे बोल रहा है द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड्स ड्यूरिंग विच नो रेस्पॉन्स मीन्स अ फेल्ड हेल्थ चेक। लोड बैलेंसर की मैट्रिक का हेल्थ चेक जब फेल होगा ना, तो सर्वर के साइड मैट्रिक को कितनी देर वेट करना है वो टाइम बताएगा, टाइम आउट वैल्यू। और ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, 6 सेकंड। मतलब जब एक सर्वर हेल्दी डिक्लेयर होता है ना, वो आपका होता है 20 सेकंड्स में, मोटा मोटा आप ये समझ लें। और जब अनहेल्दी डिक्लेयर होता है तो कितने सेकंड्स में होता है, हाँ जी 32 सेकंड्स में। देखो 10 सेकंड के पहले इंटरवल पे गया, नॉट ओके रेस्पॉन्स मिला, 6 सेकंड और वेट किया, मतलब 16 सेकंड के बाद लोड बैलेंसर को पता चला कि ये सर्वर नॉट ओके है। फिर अगले 10 सेकंड पे गया, 6 सेकंड और वेट किया, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32 सेकंड्स। और ये आपका हेल्दी कब डिक्लेयर होता है, 20 सेकंड्स में। क्लियर है कि हेल्दी और अनहेल्दी का मतलब क्या है, हाँ जी Yes. ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, दो मैंने थ्रेशोल्ड लिया, 2 बार आपको सर्वर का हेल्थ चेकअप करना है 10-10 सेकंड के इंटरवल पे। अगर दोनों बार ओके मिले तो सर्वर को हेल्दी डिक्लेयर कर देना, अगर नॉट ओके मिलता है तो एवरी टाइम 6 सेकंड वेट करना है, 2 बार हेल्थ चेकअप कराना है, दोनों बार नॉट ओके मिले तो सर्वर को क्या कर देना, अनहेल्दी। और सिंपल मैंने टारगेट ग्रुप को नेक्स्ट किया। अब आपसे बोल रहा है कि जो बीपीसी आपने लोड बैलेंसर या टारगेट ग्रुप के लिए चूज किया है, वहां पे 2 सर्वर रनिंग में है, एक सर्वर का नेम 01 है, एक 02 है। इसी का मतलब होता है इंस्टेंस के टाइप से ऐड करना। तो इंस्टेंस जो हमने ऑप्शन लिया था ना, उसमें इंस्टेंस आईडी भी हमें दिख रहा है और सर्वर का वैल्यू भी दिख रहा है। और आईपी बेस अगर हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें आईपी एंटर करना पड़ता है, सर्वर 01 का प्राइवेट आईपी एंटर करना पड़ता है, सर्वर 02 का भी प्राइवेट आईपी। मैंने क्या किया, इन दोनों सर्वर्स को, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, टारगेट ग्रुप में कभी भी मैनुअली सर्वर भी ऐड कर सकते हैं आप, या तो ड्यूरिंग द टारगेट ग्रुप क्रिएशन आप कर लो, या टारगेट ग्रुप एक बार बन जाए फिर सर्वर ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, एक सर्वर को तो अभी ऐड कर दिया, एक सर्वर को मैनुअल में आपको ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, इसको पेंडिंग सर्वर हेल्थ स्टेटस का क्या है, पेंडिंग है, और टारगेट ग्रुप को क्या कर दिया मैंने, क्रिएट कर दिया। एक चीज आप याद रखना, टारगेट ग्रुप अगर आपका सर्वर से लोड बैलेंसर से अटैच नहीं है, टारगेट ग्रुप अगर लोड बैलेंसर से अटैच नहीं है, तो जिस भी सर्वर का हेल्थ स्टेटस आप चेक करोगे, क्या बताएगा आपको, अनयूज। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि टारगेट ग्रुप में रखे सर्वर का हेल्थ स्टेटस अनयूज्ड है, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉज। क्या आंसर करोगे आप लोग, Load balancer is not connected to target group. राइट ठीक है। आपको टोटल समरी बता रहा है कि टारगेट में इस ग्रुप में कितने सर्वर एडेड हैं आपके, हेल्दी कितने हैं 0, अनहेल्दी कितने हैं 0, अनयूज्ड कितने हैं 0। ड्रेनिंग मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, इनिशियल मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ड्रेनिंग स्टेटस का मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। यानी कि अगर देखो लोड बैलेंसर, अभी आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, जहां हम लोड बैलेंसर बना रहे हैं उसी विंडो पे मैं वापस आ गया, ड्रॉप डाउन में आपको अपना टारगेट ग्रुप यहाँ दिखने लगा जो आपने बना रखा है, ठीक है। सेफ, बस इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, लोड बैलेंसर को क्रिएट कर देना है आपने, ठीक है। व्यू योर लोड बैलेंसर, क्या बोल रहा है आपसे, एक लोड बैलेंसर आपने बना रखा है जिसमें आपका जो डीएनएस या फिर ए रिकॉर्ड आपको जो मिला है, मतलब वेबसाइट का जो यूआरएल है ना, वो ये है आपका, वेबसाइट आपका इस वाले यूआरएल से ओपन होगा, ठीक है। सिंपल आपको बता रहा है, टाइप आपने नेटवर्क लिया है, स्टेट उसका प्रोविजनिंग है, स्कीमा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर आपने बनाया है, एड्रेस IPv4 आपने लिया है, अवेलेबिलिटी जोन्स, 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में आपके सर्वर चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें से इनका भी ऑप्शन की मैं बात करता हूं, डिलीशन, प्रोटेक्शन, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। टारगेट ग्रुप की इंफॉर्मेशन देखो, अभी आप इसको रिफ्रेश करो, सेम टारगेट ग्रुप के अंदर आप जाओ,
और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है आपसे, स्टेटस क्या हो गया अभी यहाँ पे, हाँ जी इनिशियल आ गया। तो इनिशियल में मैंने आपसे बताया था दो चीजें होती हैं, एक तो टारगेट रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब सबसे पहले जो ये वाला सर्वर है ना वो टारगेट ग्रुप में ऐड किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। लेकिन उस टाइम सर्वर का जो हेल्थ स्टेटस होता है वो क्या होता है, इनिशियल। अब थोड़ी देर में देखना यहाँ पे एक मैसेज लिखा आएगा, इनिशियल हेल्थ चेक हैज बीन प्रोसेस्ड। मतलब लोड बैलेंसर क्लाउड वॉच के मैट्रिक को बोलता है कि अब आप सर्वर का स्टेटस फाइंड करके लाओ कि व्हाट इज द रनिंग स्टेटस, एक्चुअल प्रेजेंट स्टेटस सर्वर का क्या है। रिफ्रेश करो इसको एक बार, अभी भी देखो यही दिखा रहा है आपको, वो चीज मैं दिखाता हूं, ठीक है। अभी भी टारगेट रजिस्ट्रेशन है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। पहले अनयूज 0 दिखा रहा था, अब अनयूज 1 हो गया। हाँ 1 दिखा रहा था, अब 0 हो गया। 0 हो गया अब, ठीक है। मतलब इनिशियली जब फर्स्ट टाइम टारगेट ग्रुप में सर्वर हम ऐड करते हैं ना, वो एक्चुअल में ऐड होते हैं मैन्युअली, तो उसका भी टाइम लगता है। दैट्स वाई यहाँ पे बता रहा है टारगेट रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, हेल्थ चेकअप स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सर्वर आपका टारगेट ग्रुप में ऐड हो रहा है। दैट ऑल्सो टेक द टाइम, ठीक है। बस वो चीज मैं आपको ना दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ना हेल्थ चेक देखो फेल हो गया है, ये एक्चुअल में फेल नहीं है, ये कभी कभी आपको ना एब नॉर्मल बिहेवियर है लोड बैलेंसर का ये। अभी आपका ना इसको ये हेल्दी डिक्लेयर कर देगा। लगता है आपको कि यार कोई सेटिंग मैंने गलत कर दी है, तो आप यहाँ पे जाके देख लो, index.html पेज आपका ठीक है, HTTP आपने लिया है, टू कंजिक्यूटिव ये सेटिंग्स आपने की हैं, दैट मीन्स कि सर्वर आपका हेल्दी होना चाहिए। हेल्थ चेक्स में जाके आप एक बार फिर से देखो टारगेट का स्टेटस क्या बता रहा है, देखो ये हेल्दी। अब वो मैसेज में आपको नहीं दिखा पाया, ऐसा करते हैं हम, जो दूसरा सर्वर हमारे पास है ना उसको हम ऐड करते हैं मैनुअली। यानी कि एक सर्वर तो मेरा ऑलरेडी एडेड है, कौन सा सर्वर 01, मेरे को क्या करना है सर्वर 02 को भी ऐड कराना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो रजिस्टर। अब देखो टोटल जो सर्वर आपके हैं यहाँ पे कितने सर्वर हो गए, 2 हो गए, जिसमें से एक क्या है आपका अनहेल्दी है, एक क्या है आपका इनिशियल है। अब इसमें मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ जहाँ पे ये लिखा आता है कि इनिशियल हेल्थ चेकअप हैज बीन प्रोसेस्ड, ठीक है ना। वो मैसेज जनरली देखने को हमें मिलता है, जैसे फर्स्ट सर्वर में नहीं मिला है, उसने डायरेक्टली सर्वर को हेल्दी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। देखो क्या मैसेज आ रहा है अभी आपका यहाँ पे, हाँ जी क्या लिखा आ रहा है, स्टेटस देखो सेम है, लेकिन मैसेज क्या लिखा आ रहा है अभी, इनिशियल हेल्थ चेक्स इन प्रोग्रेस। अब इसके बाद थोड़े टाइम के बाद ही सर्वर आपका या तो हेल्दी डिक्लेयर हो जाएगा या फिर अनहेल्दी। तो हमारे केस में तो हेल्दी ही होना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, है ना। लोड बैलेंसर में लिसनर की इंफॉर्मेशन आपको अगर चेक करना है तो आपको बता रहा है कि एक लिसनर आपने ऐड कर रखा है। कंप्लीट ट्रैफिक को लिसनर कौन से टारगेट ग्रुप में भेज रहा है, हाँ जी कहां पे भेज रहा है लिसनर ट्रैफिक को, गिव मी द रेस्पॉन्स। Common target. कॉमन टारगेट ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था लिसनर रिक्वायर्ड द टारगेट ग्रुप, बिना टारगेट ग्रुप के लिसनर कैन नॉट फॉरवर्ड द ट्रैफिक।
लिसनर ही आपका एक ऐसा कंपोनेंट है जो इंटरनेट के ट्रैफिक को रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड करता है आपके कहाँ पे, टारगेट ग्रुप में रखे सर्वर को। अब आपसे बोल रहा है आपने कोई एसएसएल सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर रखा है लोड बैलेंसर पे, आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको एडिट करके सीए सर्टिफिकेट मतलब दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो ड्यूरिंग द लोड बैलेंसर क्रिएशन या बाद में भी यहाँ पे सीए सर्टिफिकेट आप इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमें ये टेस्ट करना है कि मेरा वेबसाइट ओपन हो रहा है कि नहीं। लोड बैलेंसर को एक सर्वर हेल्दी चाहिए होता है टारगेट ग्रुप में वेबसाइट ओपन कराने के लिए। तो वेबसाइट मेरा ओपन कैसे होगा, आप सब लोग भी क्या कर सकते हैं, मैं जो यूआरएल आपको दे रहा हूं, ट्राई टू ओपन द वेबसाइट, सबका वेबसाइट इस यूआरएल से आपका ओपन होना चाहिए। ठीक है, एक दो लोग मेरे को जल्दी से कंफर्म करो कि वेबसाइट ओपन हो रहा है कि नहीं, जो यूआरएल मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया है। क्योंकि टारगेट ग्रुप में अगर आप जाके देखते हैं ना, तो दो सर्वर हैं, हो दोनों रहा क्या है है, आपके, हेल्दी है। हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा वेबसाइट वर्ल्ड वाइड लोड बैलेंसर जो मेरा एंड पॉइंट मेरे को मिला है, ए रिकॉर्ड जो मिला है, उससे वेबसाइट मेरा आराम से क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे सर वेबसाइट का यूआरएल तो हम ये लेके चलते नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे राउट 53। राउट 53 में मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि लोड बैलेंसर का इंटीग्रेशन विद योर डीएनएस आप कैसे करोगे। आपको सिंपल क्या करना है, एक सी नेम राउट 53 के कॉन्फ़िगरेशन में जाके बनाना है, कस्टम यूआरएल पे भी वेबसाइट आपका ओपन होगा, जो भी यूआरएल आप अपना रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल हमने ये देखा कि मेरा वेबसाइट आराम से चल रहा है। अब लोड बैलेंसर में हेल्थ चेकअप को मॉनिटर अगर आपको करना है, जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि लोड बैलेंसर किसी सर्वर को अनहेल्दी डिक्लेयर करता है कि नहीं एक्चुअल में, तो आपने करना क्या है, किसी भी एक सर्वर को आप लॉगिन कर लें। ठीक है, मैंने क्या किया, जो इलास्टिक आईपी हमने बनाया था अगेन सर्वर 01 से क्या कर दिया मैंने अटैच। अच्छा ये चीज सबको क्लियर है ना कि लोड बैलेंसर अगर है तो पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है हमें। हाँ जी, क्लियर है ना ये चीज सबको। नहीं। यस सर। एक्शंस में मैं गया एसोसिएट, यहाँ पे जाके सर्वर 01 से मैंने क्या कर दिया, इलास्टिक आईपी को अटैच कर दिया। ठीक है, और सर्वर 01 पे सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, sudo -i, मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाया systemctl स्टार्ट, सॉरी क्या किया मैंने, इसको स्टॉप कर दिया। अब एक चीज बताओ, अगर मैंने स्टॉप यहाँ पे कर दिया तो वेबसाइट मेरा ओपन होगा कि नहीं, नहीं। नहीं होगा। तो लोड बैलेंसर इस वाले सर्वर को क्या डिक्लेयर करेगा, अनहेल्दी। अनहेल्दी। वो चीज हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप टारगेट ग्रुप में जाओ और टारगेट ग्रुप के अंदर जाके ये देखो कि आपके सर्वर्स का स्टेटस क्या है। अभी सर्वर 01 भी क्या है आपका, हेल्दी है, 02 भी हेल्दी है। ठीक है, नाउ वी विल मॉनिटर माय सर्वर, जिसमें से एक मेरा क्या जाना चाहिए, अनहेल्दी हो जाना चाहिए। ये चीज मेरे को दिखाना है कि लोड बैलेंसर एक्चुअल में आपके सर्वर का हेल्थ चेकअप कर रहा है कि नहीं। क्या हो गया आपका सर्वर, अनहेल्दी डिक्लेयर हो गया, लेकिन वेबसाइट इज स्टिल रनिंग। क्यों चल रहा है वेबसाइट, क्योंकि टारगेट ग्रुप में एक सर्वर स्टिल आपका क्या है, हेल्दी है। एडेड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल अपने वेबसाइट को क्या कर दोगे, ट्रबल शूट आपने स्टार्ट किया तो आपने देखा यार डेमन मेरा क्या है, हाँ जी इनएक्टिव है। आपने सिंपल क्या किया, इसको जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो अगेन नेक्स्ट हेल्थ चेकअप जब परफॉर्म होगा तो ये सर्वर 01 आपका क्या हो जाएगा, विल बी हेल्दी सर्वर अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक वो हेल्दी होता है, थोड़ा सा मैं एक चीज आपको समझा देता हूं। टारगेट ग्रुप में एक स्टेटस बताया मैंने अनयूज्ड, ठीक है,
दैट मीन्स कि टारगेट ग्रुप लोड बैलेंसर से अटैच नहीं है। दूसरा था आपका इनिशियल, सबसे पहला स्टेटस, जब आपके टारगेट ग्रुप में सर्वर रजिस्टर होते हैं और उन पर इनिशियल हेल्थ चेक प्रोग्रेस होता है, तब स्टेटस हमारा इनिशियल होता है। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया, या तो आपके सर्वर हेल्दी होंगे, चौथा आपका क्या होगा, अनहेल्दी, और पांचवा जो स्टेट हमारा होता है दैट इज ड्रेनिंग। ड्रेनिंग का देखो मतलब यहाँ पे ये होता है, टारगेट ग्रुप से जब भी आप किसी सर्वर को, किसी भी वेब सर्वर को मैनुअली अगर आप अनऑपरेशनल उसको करते हैं एक तरीके से, जैसे मैंने बोला कि मेरे एप्लीकेशन के लिए टारगेट ग्रुप में मैंने 5 सर्वर ले रखे थे, जिनमें से एक सर्वर को टारगेट ग्रुप से मेरे को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया, टारगेट ग्रुप से डी रजिस्टर आप करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं। ओनली सर्वर को टारगेट ग्रुप से, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि सर्वर को टर्मिनेट आप कर रहे हैं, टर्मिनेट इज अनदर थिंग। हम लॉजिकली उस क्लस्टर से सर्वर को बाहर निकालना चाहते हैं। तो एक्चुअल में लोड बैलेंसर पता है करता क्या है, जैसे इस सर्वर को आप टारगेट ग्रुप से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर अगर लोड बैलेंसर से सपोज करो 20 एग्जिस्टिंग कनेक्शंस यहाँ पे बने हुए थे, मतलब 10 यूजर के रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे आए हुए थे, उनके कनेक्शन एक्टिव थे, वो अपना पेमेंट कर रहे थे, कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे। तो एक्चुअल में अगर मैंने ये सर्वर अपने वेबसाइट का इस क्लस्टर से बाहर निकाल दिया, टारगेट ग्रुप से बाहर निकाल दिया, तो इन 20 रिक्वेस्ट का क्या होगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ जी एक बार दोबारा बता दीजिए प्रॉब्लम। भाई, आपने जो सर्वर पे एग्जिस्टिंग कनेक्शंस बना रखे हैं, इस सर्वर को आप टारगेट ग्रुप से अलग कर देते हैं, तो क्या लोड बैलेंसर ट्रैफिक यहाँ पे भेजेगा, नहीं भेजेगा ना। तो इम्पैक्ट एंड यूजर को हुआ कि यार वो जो 20 यूजर्स के कनेक्शन यहाँ बने हुए थे, उनकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। मतलब उनको अगेन अपना पेज क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, नई रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आएगी, फिर ट्रैफिक दूसरी जगह पे जाएगा। आया समझ में। हाँ जी ठीक है। तो हम लोग चाहते क्या है, लोड बैलेंसर में या टारगेट ग्रुप में ना एक टाइमर काम करता है, जब टारगेट ग्रुप से आप किसी भी सर्वर को मैनुअली डिलीट करते हैं, डी रजिस्टर करते हैं, टाइमर को बोलते हैं हम डी रजिस्ट्रेशन डिले। किसी सर्वर को टारगेट ग्रुप से जब रिमूव करें, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, इंस्टेंटली नए रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर सर्वर पे फॉरवर्ड नहीं करता, और जितना टाइम आपने डी रजिस्ट्रेशन का डिफाइन कर रखा है, उस टाइम पीरियड के लिए आपके सर्वर का जो स्टेट है वो क्या दिखाता है, ड्रेनिंग स्टेट। जैसे कि अभी अगर आप डी रजिस्ट्रेशन डिले का टाइमर देखोगे ना, तो वो कितना है, 300 सेकेंड्स, 5 मिनट बाय डिफॉल्ट होता है ये। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं ना, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम, 36, मतलब ये क्या हो गया, 1 आवर हो गया आपका। ठीक है। डिवाइडेड बाई 60 अगर हम करते हैं तो 1 घंटा हो गया, मैक्सिमम इसको 1 घंटा हम ले सकते हैं। ठीक है। मतलब टारगेट ग्रुप से किसी सर्वर को अगर आप डी रजिस्टर करते हैं, जैसे अभी दोनों सर्वर हमारे क्या हैं, हेल्दी हैं। लेट सपोज मैंने क्या किया, एक सर्वर को, मतलब सर्वर 01 को यहां से डी रजिस्टर मैंने कर दिया, तो ये इमीडिएटली आपका रिमूव नहीं होता है। ये क्या बोलेगा कि सर्वर अभी 300 सेकंड तक इस टारगेट ग्रुप का पार्ट होगा, और इस सर्वर पे जो एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट होंगी ना, वो पहले कंप्लीट होंगी। लोड बैलेंसर नए रिक्वेस्ट सर्वर 01 पे फॉरवर्ड नहीं करेगा। बस इसका ये फायदा है कि एग्जिस्टिंग कनेक्शन एटलीस्ट उस पे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है। क्लियर है सबको ड्रेनिंग स्टेट का मतलब क्या है। Yes, clear. ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लोड बैलेंसर में एक दो ऑप्शंस आपको समझा देता हूं, उनका मतलब क्या है। जैसे कि एट्रीब्यूट्स में आप जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन है। डिलीशन प्रोटेक्शन का तो मतलब ये होता है कि कोई इंसिडेंटली आपके लोड बैलेंसर को डिलीट ना कर दे। इवन आप रूट से लॉगिन है और ये वाला ऑप्शन अगर इनेबल है ना, तो आप जब अपने लोड बैलेंसर को डिलीट करने जाओगे, जैसे आपने लोड बैलेंसर अगर यहाँ से डिलीट किया, तो आपको एरर देगा सिंपल में क्या, कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज डिलीशन प्रोटेक्शन इज इनेबल्ड। क्योंकि लोड बैलेंसर अगर
गलती से किसी ने डिलीट कर दिया तो वेबसाइट आपका क्या होगा, ओपन होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। एक्सेस लॉग का मतलब यहाँ पे ये है, आप याद करो मैंने एक आपको ना बकेट में एक फीचर पढ़ाया था, सर्वर एक्सेस लॉगिंग, पढ़ाया था कि नहीं? S3 टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो एक फीचर हमने पढ़ा था बकेट का, सर्वर एक्सेस लॉगिंग। हाँ जी, याद है कि नहीं Yes. कुछ? हम्म। क्या मतलब, क्या यूज था उसका सर्वर एक्सेस लॉगिंग का? सर्वर एक्सेस लॉगिंग इसलिए था कि हमें हर एक इवेंट को बकेट में मॉनिटर करना है कि कौन कब कितना डेटा डाउनलोड अपलोड कहां से करता है, वो सब चीजें। ऐसे ही लोड बैलेंसर की हर एक रिक्वेस्ट को, जितने भी नई रिक्वेस्ट आती है उनके लॉग मॉनिटर अगर आपको करने हैं तो ये आपसे बोल रहा है एक्सेस लॉग का फीचर आप अपने लोड बैलेंसर पे इनेबल करा सकते हैं। लेकिन आपको एक बकेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक बकेट आपके पास होना चाहिए S3 के अंदर, जिसमें कि लॉग आप अपने इसके क्या करा सकते हैं, आप स्टोर स्टोर कर उस सकते बकेट के अंदर करा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें चार्ज आपको क्या देना है, बस बकेट में जितना लॉग आपके स्टोर होंगे तो स्टोरेज का एडिशनल कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, बहुत काम का है। लोड बैलेंसर में क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, एक चीज आप याद रखना कि कभी कभी ना हम अपने सर्वर्स को गलत तरीके से प्रोविजन कर देते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये आपका लोड बैलेंसर हो गया, मुंबई रीजन में सपोज करो आपके दो अवेलेबिलिटी जोन्स में आपके सर्वर्स चल रहे हैं, एक आपका एजेड हो गया एपी साउथ 1A, और एक एजेड आपका हो गया एपी साउथ 1B। 1B। ठीक है। आपने बोला कि यार एपी साउथ 1A जो है यहाँ पे मेरे दो सर्वर हैं, ठीक है, और एपी साउथ 1B में हमारे क्या है, ओनली सिंगल सर्वर है। तो यहाँ पे जो हमने प्रोविजनिंग की है ना वो ऑड नंबर बेसिस पे कर दी कि मेरे एपी साउथ 1A में ओनली दो सर्वर हैं और 1B में ओनली वी हैव वन सर्वर। तो लोड बैलेंसर पता है एग्जैक्टली करता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं ना कि आपने अगर क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग लोड बैलेंसर पे इनेबल नहीं कर रखा है तो लोड बैलेंसर बाय डिफॉल्ट पता है जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एल्गोरिथम जो यूज करता है ना वो दो होते हैं आपके। एक तो होता है आपका लीस्ट कनेक्शन और दूसरी क्या होती है आपकी राउंड रॉबिन। जिनमें से जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है ना वो राउंड रॉबिन को सपोर्ट नहीं करता है। राउंड रॉबिन और लीस्ट कनेक्शन दोनों आपके सपोर्ट होते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। नेटवर्क लोड बैलेंसर ओनली सपोर्ट करता है लीस्ट कनेक्शन को। लीस्ट कनेक्शन का मतलब क्या है कि जिस सर्वर पे सबसे कम रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करते हो ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट वहां पे जाना चाहिए। क्लियर है सबको लीस्ट कनेक्शन का मतलब क्या है? यस। तीन सर्वर आपके अगर चल रहे हैं जिनमें से दो सर्वर पे 10-10 रिक्वेस्ट हैं और एक सर्वर पे 5 रिक्वेस्ट हैं, तो आने वाले नेक्स्ट 5 रिक्वेस्ट आपके कहां पे जाएं, जिस सर्वर पे 5 रिक्वेस्ट आपके थे। लीस्ट कनेक्शन का मतलब ये है द सर्वर हैविंग द लीस्ट एक्टिव कनेक्शन ट्रैफिक शुड बी फॉरवर्डेड टू दैट पर्टिकुलर सर्वर बाय डिफॉल्ट। राउंड रॉबिन का मतलब है कनेक्शन को गिनना नहीं है कितने एक्टिव हैं, एक उस पे जाए एक उस पे एक उस पे एक इस पे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया राउंड रॉबिन का। तो AWS में जो आपका लोड बैलेंसर है ना जनरली करता क्या है, लोड बैलेंसर ये कहता है कि यार मेरे को ये नहीं पता कि एपी साउथ 1A में हाउ मेनी सर्वर्स यू हैव। बाय डिफॉल्ट मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एपी साउथ 1A में भी एक सर्वर रखा है और 1B में भी एक सर्वर रखा है। मतलब मेरे पास अगर 10 रिक्वेस्ट आते हैं ना तो मैं एक्चुअल में ट्रैफिक का डिवाइडेशन कैसे करता हूं, मैं पहली रिक्वेस्ट को तो इस सर्वर को दे देता हूं और दूसरी रिक्वेस्ट को कहां पे दे देता हूं, फिर तीसरी रिक्वेस्ट को यहां पे देता हूं, फोर्थ रिक्वेस्ट मेरा जाता है यहाँ पे, फिफ्थ रिक्वेस्ट मेरा कहां पे जाता है, फिफ्थ रिक्वेस्ट मेरा कहां पे जाएगा और सिक्स रिक्वेस्ट मेरा कहां पे जाएगा,
7th मेरा यहाँ पे चला जाएगा, और 8th रिक्वेस्ट मेरा यहाँ पे, और 9th मेरा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और 10th मेरा यहाँ पे। अब एक्चुअल में आप एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला था, लोड बैलेंसर का काम है ट्रैफिक को इक्वली डिवाइड करना, किसी भी सर्वर पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस सिनेरियो में आप एक चीज देख के थोड़ा सा आप सोचो, लॉजिकली सोचो, क्या लोड बैलेंसर ने लोड बैलेंसिंग परफॉर्म किया यहाँ पे? हाँ जी भाई, ये लोड बैलेंसिंग हुई, मतलब 50% ट्रैफिक तो आपका कहां पे है, इस वाले सर्वर पे है, और 30% ट्रैफिक यहाँ पे है, और 20% कहां पे है आपका। तो क्या ये लोड बैलेंसिंग हुआ है? हाँ जी। लोड बैलेंसिंग कब माना जाता कि तीनों सर्वर पे नियर अबाउट कितने परसेंट ट्रैफिक होता? 33%. 33%। लेकिन लोड बैलेंसर ने क्या किया, 5 रिक्वेस्ट तो एक सर्वर पे भेज दी, और इस पे 3 और इस पे 2। लेकिन हम चाहते क्या थे, हर एक तीनों भी सर्वर पे equal जाए. एटलीस्ट 3-3 रिक्वेस्ट मेरे जाने चाहिए थे, है ना। तो लोड बैलेंसर ऐसा बैलेंसिंग पता कब करता है, जब आपके अवेलेबिलिटी जोन्स में ऑड नंबर्स में सर्वर्स आपने बना रखे हैं। आपको अगर लगता है ना कि मेरे सर्वर्स एक किसी पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा हैं और एक में कम हैं, तो हमेशा याद रखना आपको कौन सा फीचर इनेबल करके चलना है अपने लोड बैलेंसर पे, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का। एक्चुअल में जब आपने क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल कर रखा होगा ना, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, पहली रिक्वेस्ट जाएगी आपके इस सर्वर पे, बिना इसके हमारी दूसरी रिक्वेस्ट कहां पे जा रही थी, दूसरे एजेड वाले सर्वर पे। अब रिक्वेस्ट आपका कहां पे जाएगा, पहले इस सर्वर पे जाएगा। मतलब लोड बैलेंसर क्या करता है, पहले सेम अवेलेबिलिटी जोन में बैलेंस करता है, जब इसको लगता है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग सब सर्वर्स मेरे बैलेंस में है, फिर अगले पे जाता है आपका। फिर आपका 4th रिक्वेस्ट कहां पे जाएगा, 5th आपका कहां पे जाएगा, 6th आपका कहां पे जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? मीन्स अगर राउंड रॉबिन होगा तो वो जो फर्स्ट एजेड के दोनों सर्वर हैं उनको देगा, फिर ये सेकेंड हाँ एजेड में जाएगा, हाँ चाहे वहां पे 1 है चाहे कितने भी हैं. यस, Okay. ठीक है। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का प्रोसेस जो है ना, उसको लाइव आप नहीं देख सकते हैं, बैकएंड में ये फंडा इनका काम करता है। तो इन्होंने बोला है कि ऑलवेज एंश्योर करना कि जब अवेलेबिलिटी जोन्स में ऑड नंबर्स में आपके सर्वर चल रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि आपको जो लोड बैलेंसर है उस पर क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या करना है, आपको इनेबल करके चलना है। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने अंडरस्टैंड किया है अभी, नेटवर्क लोड बैलेंसर को अंडरस्टैंड किया है इसमें पूरा। ठीक है, जिसमें कि मैंने हेल्थ ग्रुप बनाना और टारगेट ग्रुप बनाना, लिसनर बनाना, ठीक है, हेल्थ चेकअप्स के सेटिंग्स बनाना, ये सब चीजें मैंने आपको डिफाइन की है। ठीक है,